स्वागत है आपका आज के मेरे वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं और तुलना करने वाले हैं दो विषयों पर। पहला, बिहार सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बाढ़ से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और आज बिहार सरकार की क्या तैयारी है बाढ़ से निपटने के लिए। दूसरी तरफ हम तुलना करेंगे उड़ीसा सरकार की। उड़ीसा में भी हर 2-3 वर्षों के भीतर कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आते रहती है। उड़ीसा की सरकार क्या करती है, किस तरीके से वो अपने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में सोचती है, क्या क्या कदम उन्होंने अब तक उठाए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो का पहला पार्ट, बिहार सरकार की तैयारियां बाढ़ से निपटने के लिए। ये सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, कितने लोग बाढ़ से हर साल प्रभावित होते हैं, कितना जान और माल का नुकसान होता है। देखिए, उत्तर बिहार में करीब 76% आबादी जो है बाढ़ से हर साल प्रभावित होती है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो नदियां होती हैं बाढ़ से वो होती हैं कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, सोन और पुनपुन नदियां। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ज़िले हैं वो हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिम चंपारण। ये सारे जो ज़िले हैं वो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हर साल बाढ़ से करीब बिहार की 16.5% आबादी बाढ़ से प्रभावित हो जाती है। 2007 में ही सिर्फ 19 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हो चुके थे। करीब 1.71 करोड़, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इतने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे। 514 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2019 में 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे और 130 लोग मारे गए थे। ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 2007 में लगभग 10 मिलियन लोग बाढ़ से प्रभावित हुए थे और 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 4822 गांव जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए थे, जिनमें जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि। बिहार में बाढ़ की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। हर वर्ष यहाँ बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं, जान माल का नुकसान होता ही है। अभी 2 वर्ष पहले पटना में जब भारी जल जमाव हो गया था, उस वक्त बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुशील कुमार मोदी जी भी फंस गए थे। बिहार की मशहूर गायिका स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा जी भी फंस गई थी, 2 दिन तक फंसी रही। सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, ये तमाम लोगों को जानते हैं, इन लोगों को भी इतनी परेशानी हो जाती है जल जमाव के कारण, बाढ़ के कारण, तो सोचिए जो गांव के लोग हैं, जो सिर्फ कृषि पर आधारित हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनकी क्या परिस्थिति होती होगी जल जमाव के कारण और बाढ़ के कारण। बिहार की मीडिया चुप है, नेशनल मीडिया चुप है, कोई भी इस चर्चा पे बात भी नहीं करना चाहता, बिहार की बाढ़ की समस्या पे बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको इससे टीआरपी नहीं मिलेगी। मतलब जहां पे इतने ज्यादा संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, उसके बारे में एक चर्चा तक नहीं हो रही है। आइए अब देखते हैं पिछले 20 वर्षों में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं बाढ़ से निपटने के लिए। 2025 में सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें सरकार 550 इंजीनियर्स को चुन रही है और इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है फ्लड सेफ्टी के बारे में। 2025 में सरकार ने आर्मी और सिविल के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए भी लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है और बिहार की सरकार ने नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है। इस इंस्टीट्यूट का काम है निर्धारित करना कि नदियों में किस तरीके से कचरा जम जा रहा है, किस तरीके से रेत भर जा रही है और नदियों की गहराई कम हो जा रही है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये पता करेगी कि किस तरीके से हम नदियों की गहराई को फिर से रीस्टोर करें। आपको ही पता है कि ये सारे जो तरीके हैं ये सिर्फ पेपर पर हैं और इन तरीकों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकती है, लोगों को सेफली इवैक्यूएट नहीं किया। बिहार में बाढ़ की परिस्थिति बहुत ही खतरनाक है, लोग बेघर हो रहे हैं। नेशनल मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रहा है, बिहार की मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रही है, क्योंकि मीडिया हाउस को बिहार की बाढ़ की परिस्थिति को दिखाने से टीआरपी नहीं मिल सकता है। फैसला आपके हाथ में है, निर्धारित कीजिए बिहार सरकार ने जो कदम उठाए हैं क्या ये कदम सफिशिएंट हैं बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए, बिहार के लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उन विस्थापित लोगों को फिर से स्थापित करने के लिए। आइए अब नजर डालते हैं उड़ीसा की सरकार पर। उड़ीसा सरकार ने कैसे पिछले 20-25 वर्षों में
डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक को इम्प्रूव किया, किस तरीके से राज्य में हो रहे प्राकृतिक आपदा से अपने लोगों को बचाने का काम किया है, उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। 1999 में उड़ीसा में पहली बार सुपर साइक्लोन आया जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। उड़ीसा ने इस त्रासदी से सीख ली और अपने राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने का फैसला लिया। जहां बिहार की सरकार सिर्फ कागज पर नीतियां बनाती रह गई, उड़ीसा ने एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। आज के समय में उड़ीसा में अर्ली वार्निंग सिस्टम है, साइक्लोन सेंटर्स है, इवैक्यूएशन रोड है, कम्युनिटी मॉक ड्रिल की स्थापना की गई है। 1200 से अधिक गांवों में सायरन टावर्स बनाए गए हैं। ये जो सायरन टावर्स गांव में बनाए गए हैं, ये लोगों को पहले ही बता देती है किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा के बारे में, और सरकार की क्या तैयारी है इसके बारे में लोगों को पहले से ही बता दिया जाता है। 2013 में जब साइक्लोन फनी आया था, उस वक्त करीब करीब 10 लाख लोगों को 36 घंटे से भी कम समय में उड़ीसा की सरकार ने सेफली इवैक्यूएट किया गया था और उनको सही स्थान पे पहुंचाया गया था। 2013 में इस साइक्लोन में 50 से भी कम लोगों की मौत हुई थी। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है जो सरकार ने कर दिखाया था। उसके बाद 2019 में जब फनी साइक्लोन आया था, उस वक्त भी करीब करीब 12 लाख लोगों को बचाया गया था। उस वक्त भी मौत का आंकड़ा डबल डिजिट से कम था। उड़ीसा ने डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक को एक नई परिभाषा दी है। आज के समय में विभिन्न राज्य और विदेशों के भी अधिक से अधिक नेता जो हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उड़ीसा से सीख रहे हैं कि किस तरीके से उड़ीसा ने डिजास्टर मैनेजमेंट को इतना स्ट्रांग बना दिया है। आज के समय में उड़ीसा में किसी भी तरह का जो प्राकृतिक आपदा होती है, उसके बाद 24 घंटे से भी कम समय में ये पावर को रिस्टोर कर लेते हैं, बिजली स्थापित कर लेते हैं, यातायात फिर से स्थापित कर लेते हैं। यही नहीं, जब बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त भी राज्य की सरकार पूरे दमखम के साथ काम कर रही थी। इनका लक्ष्य था अधिक से अधिक लोगों को उनके बिछड़ों से मिलाया जाए, घायलों का इलाज कराया जाए। हर प्रमुख शहरों में, भुवनेश्वर में, बालासोर में, राउरकेला में, सभी प्रमुख शहरों में बूथ बनाए गए थे। 24 आवर्स हॉटलाइन की सुविधा दी गई थी और ये सुविधाएं नाम की नहीं, काम की थी। बिहार को भी उड़ीसा से काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। उड़ीसा की सरकार को यह समझ में आ गया था कि प्राकृतिक आपदा को रोकना हमारे वश में नहीं है, लेकिन उनके वश में जो था उन्होंने उस पर काम किया। लोकल कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, लोकल वॉलंटियर्स को चुना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और आज के समय में उड़ीसा भारत में एक एग्जाम्पल बन गया है। देश विदेश के नेता आकर के उड़ीसा मॉडल को अपना रहे हैं, उनके डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल से सीख रहे हैं। बिहार की सरकार को भी उड़ीसा से सीखने की जरूरत है। अगर हम भी 3-4 बिंदुओं पर काम करें, हमारा वे इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ को मद्देनजर रखते हुए इंप्रूव किया जा सकता है। बिहार में एमएसएमपी जितनी आवश्यकता है उस स्पीड से उसको लागू नहीं किया गया। बिहार रिलीफ फोकस्ड रहता है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं रहते हैं। हम लोगों को रिलीफ पहुंचाते हैं, रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं अस्थायी हैं। बिहार में पारदर्शिता की कमी है, नेताओं की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक हो गई, नीति बन जाएगी। आप कमेंट जरूर करें, आपके हिसाब से कौन सा कारण है जिसके वजह से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।